गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समष्टि परिवर्तन या दोलन। देखिए, जब भी कोई जीव अपनी पूर्ण वृद्धि को प्राप्त कर लेता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं। देखिए, जब भी कोई जीव अपनी पूर्ण वृद्धि को प्राप्त कर लेता है तो उसमें क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के क्या होंगे, उतार चढ़ाव होंगे। अब ये उतार चढ़ाव जो है एक सूत्र द्वारा समझाया जाता है, जिसमें को सामान्यतः डेल्टा एन बाई टी बराबर हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डेल्टा एन बाई डेल्टा टी जो भी है वो हमेशा 0 होना चाहिए। और डेल्टा एन होता है वो होता है जीव संख्या में परिवर्तन और टी जो है वो क्या है, समय। अर्थात किसी समय पर जीव संख्या में जो परिवर्तन होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये ही दोलन कहलाता है। देखिए, जब भी कोई जीव है उसकी संख्या में पूरे वर्ष भर क्या होगी, परिवर्तित रहती है। आपने देखा होगा कुछ जीव एक मौसम में तो बहुत सारे होते हैं जबकि साल भर वो नहीं होते। अर्थात मौसम के अंदर इस चीज का सबसे बड़ा योगदान है। अगर मैं छोटा सा उदाहरण लूं तो आपने बरसात के बाद आपने देखा होगा कि मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे विशेष तौर से कुछ विशेष मौसम में मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा मच्छर कुछ समय तो क्या होता है, बहुत ज्यादा होते हैं, अर्थात कुछ समय तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आप देखते हैं कि पूरे वर्ष भर वो नहीं होते। अर्थात मच्छर कह दो, मक्खी कह दो, बरसात के दौरान निकलने वाले आपने कीट देखे होंगे, मकोड़े देखे होंगे। आपने देखा होगा इनकी संख्या तो उस समय तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कुछ समय बाद बिल्कुल लुप्त या सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। अर्थात इनका दोलन कैसा है, परिवर्तनशील। अर्थात एक समय तो ये उपलब्ध है, संख्या ज्यादा है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो रहे हैं, ये लुप्त हो रहे हैं। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो साल भर उपलब्ध रहते हैं। वार्षिक दोलन के अनुसार उनकी संख्या में क्या होता है, हमेशा परिवर्तन होता है। तो समष्टि परिवर्तन या दोलन जो है उसको सामान्यतः इस सूत्र द्वारा डेल्टा एन बाई डेल्टा टी। अब जो ये दोलन होता है ये 2 प्रकार का होता है। दोलन 2 प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला है मौसमी दोलन, सेकंड है वार्षिक दोलन। देखिए, मौसमी दोलन का बेसिक मतलब क्या है, कुछ जीव विशेष मौसम में तो उपलब्ध रहेंगे और उसके बाद वह लुप्त हो जाते हैं। क्या मतलब है, वह कुछ जीव विशेष मौसम में तो अधिक संख्या में उपलब्ध होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह सुप्त या लुप्त हो जाता है। अगर एग्जाम्पल कहूं तो मच्छर, मक्खी आदि जीव।
वार्षिक दोलन वाले जीव वह जीव जो पूरे वर्ष भर इनकी संख्या में परिवर्तन या दोलन होता है। अब परिवर्तन या दोलन को किससे निकालेंगे? विशेष समय पर विशेष संख्या। तो हमारा ये जो सारे टॉपिक, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक ही है। तो समष्टीय दोलन क्या है? दो प्रकार के होते हैं। मौसमी दोलन, मौसम में तो बहुत ज्यादा, उसके बाद वो लुप्त हो जाते हैं। वार्षिक दोलन पूरे वर्ष भर उपलब्ध रहना, ये क्या कहलाते हैं? ये वार्षिक दोलन कहलाते हैं। अब ये तो हमारा एक टॉपिक था छोटा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा आयु वितरण। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आयु वितरण। देखिए, वितरण का अगर मैं शाब्दिक अर्थ कहूं तो वितरण का अर्थ होता है बांटना। अब आयु का मतलब आयु को बांटना। अब देखिए, आयु वितरण का क्या बेसिक अर्थ है? अपना एक ही लाइन से टॉपिक है कि किसी भी जीव की आयु को जो भागों में बांटते हैं, तो कभी भी देखें कि कभी भी जीवों की संख्या आयु में अलग अलग नहीं होती। अगर दो तरीके से आयु वितरण किया जाता है, एक तो आपकी अवस्था के आधार पर, एक तो हम आयु वितरण को दो तरीके से करते हैं। एक तो होती है अवस्था के आधार, अवस्था के आधार, और सेकंड होती है आयु के आधार। देखिए, अवस्था के आधार पर और आयु के आधार पर। अब आयु वितरण का मतलब है कि सदस्यों की आयु का किस प्रकार संख्या है, उनको किस प्रकार वितरित किया है, उसको क्या है। अवस्था के आधार पे वापस हम तीन प्रकार से बांटते हैं। पहला बाल्यावस्था, युवा या किशोर, तीसरा है वृद्धावस्था। वापस रिवाइज कर रहा हूं, बाल्यावस्था, युवा या किशोर अवस्था, और तीसरा है वृद्धावस्था। और आयु के आधार पर कहूं तो मैं अलग अलग प्रकार से रेशियो बना सकता हूं, 0 से 10, 10 से 20। अगर मैं मनुष्यों की बात करूं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 0 से, अगर छोटे छोटे जीवों की बात करूं तो मैं 0 से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। अब होता क्या है कि जंतुओं का प्रत्येक जगह वितरण अलग अलग प्रकार का। अगर एक जीव की बात करूं तो बाल्य अवस्था में, अर्थात आपको पता है कि जीव क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रजनन करके बच्चों की संख्या बढ़ाता है। अब बाल्य अवस्था में जो अनुपात होगा वो सबसे क्या होगा, ज्यादा। नहीं, कुछ सदस्यों में सबसे ज्यादा क्या होगा, बाल्य अवस्था, अर्थात बाल्य अवस्था में क्या होगा, बच्चे ज्यादा। लेकिन यहाँ क्या होगा, मध्यम प्रकार, और यहाँ क्या होगा, कम। अर्थात एक प्रजाति के सदस्य बाल्य अवस्था में सबसे ज्यादा होंगे, युवा या किशोर अवस्था में ठीक ठाक, वृद्धावस्था में बहुत कम होंगे। अर्थात उनकी जो आयु का वितरण होगा वो क्या होगा, अलग अलग प्रकार का। अर्थात मैं कहूँ कि बाल्य अवस्था में आयु के बच्चे सबसे ज्यादा है, किशोर अवस्था में ठीक ठाक, और वृद्धावस्था में क्या है, वृद्ध अवस्था की आयु के लोग हैं वो क्या है, संख्या में क्या है, कम है। अब आयु के आधार पर कहूँ 0 से 1 वर्ष के आयु के सदस्य क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन जो जो नीचे जाएंगे वहां सदस्यों की संख्या क्या होगी, घटेगी। तो आयु वितरण का बेसिक जो मतलब है वो क्या है, सदस्यों की संख्या का अनुपात निकालना। अब देखिए, आयु वितरण में क्या है, कभी भी जीव जाति की संख्या है, किसी भी जगह चले जाइए, 0 से 1 ले लीजिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, या कोई भी दे दीजिए, कभी भी जीवों की संख्या हमेशा समान नहीं मिलेगी। अर्थात इनकी संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। और अब कुछ जीवों में क्या होता है कि वृद्ध के सदस्य होते हैं वो ज्यादा होते हैं, हर जाति के अलग। देखिए, हर जाति के सदस्यों की बात, अगर मैं इंसानों की बात करूं तो वृद्धावस्था में सदस्य ठीक ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी में कम होते हैं। ये प्रत्येक जाति के लिए हमेशा क्या होगा, अलग अलग। अगर मैं कहूं कि हर जाति में यही चीज लगेगी तो ये संभव नहीं है। तो
आयु वितरण का बेसिक मतलब क्या है? जीवों की आयु को अलग अलग भाषाओं में विभाजित करना दो तरीके से, अवस्था के आधार पर, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, आयु के आधार पे अलग अलग प्रकार के, और जीवों की संख्या को इस प्रकार विभाजित करना जिससे क्या हो, उनकी आयु को क्या करे, संभावना लगाई जा सके। अब देखिए आयु का जो वितरण होता है ना, उसमें ध्यान रखना हमेशा क्या होगा कि कुछ जातियों में युवा सदस्य ज्यादा होंगे, कुछ जातियों में, और वृद्ध सदस्य हमेशा कम होंगे। अब जैसे जीवन जीता है तो अपन ने पढ़ रखा है, उसको दो संघर्षों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले अंतर और अंतर, ये बार बार आएंगे टॉपिक, अंतर जातीय, अंतर जातीय, जैविक कारक, अजैविक कारक, इसीलिए आपको इसको कंठस्थ याद करना है कि टॉपिक है क्या। अब जब वो अंतर जातीय और अंतर जातीय संघर्ष देख रहा है तो क्या होगा, उसमें हमेशा उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो अलग अलग होगा। आप यही हमारा एक छोटा टॉपिक का आयु वितरण, आयु को अलग अलग समय के अनुसार बांटना, ये आज हमारा दूसरा टॉपिक का। इसके बाद अब हम तीसरा टॉपिक लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैविक समता। देखिए जैविक समता क्या है? कोई भी जीव होगा वो क्या करेगा, अपनी प्रजनन क्षमता का पूर्ण उपयोग करेगा। अगर बात करें सिंपल से वर्ड में तो क्या है कि कोई भी जीव प्रजनन द्वारा क्या होता है, हमेशा अपनी संख्या में वृद्धि करता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसकी प्रजनन क्षमता कितनी है, क्या मुझे उसकी जैविक क्षमता का अनुमान लगाना है, तो मुझे दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली जो चीज है वो है जन्म, और दूसरी चीज है मृत्यु। देखिए कोई भी जीव है वो अपनी जनन क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है, जनन क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है। अब सर्वाधिक उपयोग का मतलब क्या हुआ कि उसने बच्चे पैदा किए। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, अब कोई जीव है वो क्या है, बच्चे पैदा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए जीव है, इसने प्रजनन द्वारा 100 बच्चे पैदा किए, 100 बच्चे पैदा किए। एक जीव ने प्रजनन किया और उसने 100 बच्चे पैदा किए। अब ये 100 बच्चे जैविक क्षमता नहीं है, ये 100 बच्चे जो पैदा हुए, इसका मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जन्म दर क्या है, या जन्म क्या कितने बच्चों का होगा, 100 बच्चों। अब सभी बच्चे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि अपन ने पढ़ चुका है अंतर जातीय और अजैविक घटक जो भी है। अब इसमें से क्या हुआ, 20 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए, अर्थात 20 बच्चे मर गए। अब 100 बच्चे जन्म लिया, 20 बच्चे मर गए, तो जो पीछे जो शेष रहते हैं वो जैविक क्षमता कहलाती है। जैविक क्षमता अर्थात जीव की वह क्षमता जिसमें जन्म लेने वाले जीवों में से मृत्यु को प्राप्त करने वाले जीवों को घटा दिया जाए तो शेष जो जीव होते हैं उनको जैविक क्षमता कहते हैं। अगर इसकी एक छोटी डेफिनेशन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, संभावित जन्म दर और संभावित मृत्यु दर के उपरांत शेष जीवित रहने वाले जीवों की संख्या को, अगर एक छोटी डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, संभावित जन्म दर व मृत्यु दर के उपरांत, संभावित जन्म दर मृत्यु दर के उपरांत शेष रहने वाले जीवों की संख्या को जैविक क्षमता कहते हैं। जैविक क्षमता का बेसिक मतलब क्या है, जन्म लिया उनमें से मृत्यु को प्राप्त को घटा दीजिए, पीछे जो शेष रह गया वो क्या होता है, जैविक क्षमता कहलाती है। अब देखिए जैविक क्षमता को सामान्यतः एक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है जिसमें सूत्र होता है डेल्टा एन
डेल्टा एन बाई डेल्टा टी बराबर आर एन। आर एन यहां डेल्टा एन बाई डेल्टा टी बराबर आर एन। यहां एन संख्या, टी समय, एन आर बढ़ने की दर और डेल्टा कमी या बढ़ोतरी, कमी या बढ़ोतरी को व्यक्त करता है। अर्थात एक समय में जितने जीव पैदा हो रहे हैं उनमें से अगर मृत्यु को प्राप्त जीवों को घटा दिया जाए तो उससे जो एक आंकड़ा मिलता है वो जैविक क्षमता कहलाता है। अब इसकी एक साइंटिफिक जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जैविक क्षमता को क्या कहते हैं, किस प्रकार समझाया जाता है। एक साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करूं जैविक क्षमता की तो इन 5 लाइनों से समझाया जा सकता है कि किसी जंतु प्रजाति की उस आंतरिक और स्वाभाविक शक्ति को, देखिए आंतरिक और स्वाभाविक शक्ति का मतलब है प्रजनन। अगर मैं इन दोनों को एक वर्ड यूज करूं तो मैं कहूंगा प्रजनन। तो कहने का क्या मतलब है, किसी जंतु प्रजाति की उस आंतरिक और स्वाभाविक शक्ति को उसकी जैविक क्षमता कहते हैं। जैविक क्षमता कहते हैं जिसके माध्यम से वो सर्वोत्तम पारिस्थितिक कार्यों की उपस्थिति में, सर्वोत्तम पारिस्थितिकी इकोलॉजी फैक्टर है उसकी उपस्थिति में अपनी संपूर्ण प्रजनन क्षमता, अपनी संपूर्ण प्रजनन क्षमता का क्या करता है, उपयोग करता है। अर्थात अपनी संपूर्ण प्रजनन क्षमता का उपयोग करके वो क्या करेगा, बच्चे पैदा करेगा। इसके उपरांत संभावित मृत्यु दर को निकाल दिया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर उसने अपनी प्रजनन क्षमता का उपयोग करके 100 बच्चे पैदा किए, उनमें से 20 मर गए, तो 20 बच्चों को निकाल दिया जाए तो शेष जीवित रहने वाली संतान की संख्या को, जीव संख्या क्या करती है, वृद्धि हमेशा करती है। संख्या से जीव संख्या वृद्धि करती है। तो जैविक क्षमता का बेसिकली डेफिनेशन क्या है, किसी जंतु प्रजाति की उस आंतरिक और स्वाभाविक शक्ति को उसकी जैविक क्षमता कहते हैं जिसके माध्यम से वो सर्वोत्तम पारिस्थितिक कारकों की उपस्थिति में अपनी संपूर्ण प्रजनन क्षमता का उपयोग करके संभावित मृत्यु दर के उपरांत शेष जीवित रहने वाली संतान की संख्या से वो क्या करता है, जीव संख्या को वृद्धि करता है। अब देखिए हमेशा जीवों की विशेष गुण पाया जाता है कि उनकी प्रजनन क्षमता अपार होती है। प्रत्येक जीव की प्रजनन क्षमता हमेशा अपार होती है। अगर उसमें मृत्यु दर को या वातावरणीय कारक को घटा दिया जाए तो आप देखिए प्रत्येक जीव अपनी प्रजनन क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है और अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता है। अब बढ़ोतरी करता है तो वहां 2 फैक्टर लागू होते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर। जितने बच्चे जन्मे उनमें से कुछ क्या होंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे। मृत्यु को घटा दिया जाए, अगर इसका एक संक्षिप्तीकरण हो तो जन्म में से जन्म दर, जितने बच्चे जन्मे उनमें से मृत्यु को प्राप्त बच्चों को घटा दिया जाए तो शेष रहेंगे वो उसकी क्या है, जैविक क्षमता है और वो जीव संख्या क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। इसका बेसिक जो मतलब है उसका मतलब क्या है कि जीवों की जैविक क्षमता हमेशा जो शेष रहेगी संख्या है वही जैविक क्षमता कहलाती है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीव संख्या प्रसार। देखिए जीवों की संख्या को प्रसारित करना अर्थात उसको फैलाना। देखिए कभी भी कोई भी जीव जब किसी एक स्थान पर रहता है, जब वहां वो कुछ समय बिताता है तो आपको पता है वहां अनेक कारकों की कमी हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये स्थान है, ए स्थान है, अब यहां पर 3 प्रजातियां रहती हैं, 3 प्रजातियां रहती हैं। अब आपको पता है कि वर्ष भर भोजन, आवास, सभी चीजें उपलब्ध नहीं रहेगी। अर्थात क्या होगा, जब ये प्रजातियां एक ही क्षेत्र में रहेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे से क्या होगा, संसाधनों की क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, संसाधनों की कमी। अब संसाधनों की कमी है तो क्या होगा, जीव क्या करेंगे, अंतर जातीय, क्योंकि अलग अलग जातियां हैं तो कौन सा संघर्ष होगा, अंतर जातीय। इसीलिए मैं कह रहा था आपने चीज को याद रखना, अंतर और अंतर जातीय। अब चूंकि क्या होगा,
कि तो संसाधनों की कमी हो रही है तो जीवों की जो संख्या वो धीरे धीरे क्या हो रही है, एक दूसरे के नजदीक आ रही है। अब नजदीक आ रही है तो उनमें क्या होगा, अंतर जातीय संघर्ष होगा। अब अंतर जातीय संघर्ष में क्या होता है, कई बार क्या होता है, कुछ जीव के सदस्य उस स्थान को छोड़ के नए स्थान पे चले जाते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, जीव संख्या प्रसार। अर्थात जीव संख्या प्रसार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जीवों की संख्या का प्रसार होना। अर्थात अनेक कारक, जैसे भोजन की कमी कह दो, आवास कह दो, सुरक्षा कह दो, प्राकृतिक कुछ भी कारक कह दो, जिससे क्या हो, जीवों की संख्या क्या हो, हमेशा आगे प्रसारित होती रहे, फैलती रहे, बट आगे स्थानांतरित होती है, तो इसको जीव संख्या प्रसार कहते हैं। जीव संख्या प्रसार को हम क्या करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है उत्प्रवास। 3 तरह से समझाते हैं या भाग कह दीजिए। सबसे पहला है उत्प्रवास, उत्प्रवास, अप्रवास और प्रवास। देखिए 3 चीजें, अगर तीनों में एक वर्ड हटा मांगेगा तो तीनों में क्या है, प्रवास। सबसे पहले प्रवास इसके बारे में समझते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि कुछ जीवों की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कई बार डिस्कवरी चैनल पर, नेशनल ज्योग्राफी चैनल पर कुछ जीव क्या करते हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार, अर्थात आज यहाँ बरसात नहीं हुई, सपोज अगर शाकाहारी जीवों की बात करूं, अगर फॉर एग्जाम्पल एक शाकाहारी जीव की बात करूं कि आज ए स्थान पर आओ, इस साल बरसात नहीं हुई, भोजन नहीं है, तो वो जीव क्या करेंगे, निरंतर दूसरे स्थान पर क्या करेंगे, प्रवास होंगे और वहां जाके वो भोजन करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि अगर जिस स्थान से वो रवाना हो गए, अगर वहां अच्छी फसल है, अच्छी भोजन उपलब्धता है, तो वो क्या करेंगे, अपने मूल स्थान पर लौट आएंगे। अर्थात वो अपने मूल स्थान पर लौट आएंगे। इसमें मतलब क्या है कि जंतु जो भी है वो अपने निश्चित समय पश्चात, क्या मतलब, निश्चित समय के पश्चात, निश्चित समय के पश्चात अपने मूल स्थान पर क्या होंगे, लौट आएंगे। मूल स्थान पर क्या होंगे, लौट आएंगे। प्रवास का मतलब क्या है, अपना मूल स्थान आप छोड़ के कितने भी आगे चले जाइए, लेकिन एक निश्चित समय के बाद उसमें क्या होगा, वो अपने मूल स्थान पर क्या होंगे, वापस क्या होंगे, लौट आएंगे। इस प्रक्रिया को जो कहते हैं वो कहते हैं प्रवास कहते हैं। अब उत्प्रवास में क्या है कि जीव होते हैं वो क्या होंगे, अपने मूल आवास को परमानेंटली छोड़ देंगे और किसी नए स्थापित सदस्यों में किसी नई जगह जाके क्या होंगे, बस जाएंगे और अपने मूल स्थान पर कभी भी वापस नहीं लौटेंगे। प्रवास का क्या मतलब है, निश्चित समय के लिए बाहर हो, निश्चित समय बाद क्या हो, वापस लौट आओ। उस प्रवास का मतलब अपने मूल स्थान को छोड़ के किसी नए स्थान पर चले जाओ, वापस कभी नहीं लौटना है, उस कंडीशन को उत्प्रवास कहते हैं। और उपप्रवास का मतलब क्या होता है, अप्रवास का मतलब क्या होता है, किसी जगह से विस्थापित जंतु, किसी जगह से विस्थापित जंतु नई जगह आकर अपनी जाति के सदस्यों के साथ घुल मिलकर रहना प्रारंभ कर देते हैं। तो जीव संख्या प्रसार का उत्प्रवास का मतलब क्या है कि आप किसी बिल्कुल नई जगह चले जाओ, वहां जाके बसना है। अप्रवास का मतलब क्या है, जीव किसी नए स्थान पर जाते हैं और अपनी जो मूल प्रविष्टि है, मूल जो चीज जाती है, उसी के साथ क्या होंगे, जुड़कर क्या होंगे, घुल मिलकर रहना शुरू कर देंगे। और प्रवास का मतलब क्या है, निश्चित समय के बाद वापस लौट के अपने मूल स्थान पे आना। इस कंडीशन में ही जीव संख्या प्रसार होता है। और चूंकि प्रसार क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो भी प्राकृतिक साधन है, भोजन है, वो हर समय उपलब्ध नहीं रहते हैं, उनकी निरंतरता कमी होगी। इस कारण जीवों को अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए दिनों दिन विचरण करना पड़ता है। इसी को
टॉपिक को जीव संख्या प्रचार कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आज की जो लास्ट क्लास थी इसमें हमने जीव संख्या के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ लिया है कि जीवों की संख्या क्या होती है, जीव संख्या घनत्व क्या होते हैं, मृत्यु दर क्या होती है, जन्म दर क्या होती है, क्या उसकी दोलन होती है, कैसे उसका वितरण हो रहा है, इस टॉपिक के बारे में आज हमने पूरा पढ़ लिया है। अब जो जनसंख्या टॉपिक का, जीव संख्या टॉपिक का, समष्टि टॉपिक का, ये हमारा अब पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के अंदर जो भी आप जीव संख्या समष्टि से मतलब टॉपिक था वो अपना पूरा होता है।